हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपदा और आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। आपदा यानी डिजास्टर और आपदा जोखिम प्रबंधन यानी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि भारत को 30 से भी अधिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अभी भारत के सभी यूनिवर्सिटीज स्कूल्स में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के भी सभी यूनिवर्सिटीज के थर्ड सेमेस्टर में आपदा जोखिम प्रबंधन को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में भी डिजास्टर के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स आपदा जोखिम प्रबंधन के किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सकोगे। इस चैनल पर बाद में शॉर्ट वीडियोस आएंगे जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे इस चैनल पर माइनर, एमडीसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और अदर कोर्सेज रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके कंटेंट अपलोड करते जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख रहे हो कि लास्ट में कुछ कीवर्ड्स और आंसर राइटिंग का कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे, जिससे कि आप किसी भी आंसर को अच्छी तरह से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिख पाओगे। आपदा की परिभाषा है ऐसी घटना जो लोग, इमारत, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाए। Disaster is a sudden, unexpected event that causes widespread material, economic, social और environmental losses. आपदा को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है नेचुरल, प्राकृतिक, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, शीतलहर आदि। दूसरा है वर्गीकरण मानवीय, मैन मेड। मैन मेड डिजास्टर हम उसको कहेंगे जो मानव की गलती से या जानबूझकर किया गया हो। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल में जैसे न्यूक्लियर नाप किए, तो हमारे इसके 1986 में रशिया में न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर, इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। फिर दूसरा है केमिकल या रासायनिक डिजास्टर, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप सभी को पता होगा, जिसमें दिसंबर में रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इंडस्ट्री से हवा में रिलीज हुई थी, जिससे हजारों लोग रात भर में ही मारे गए। और आने वाले 20-30 साल तक जो आने वाली उनकी जनरेशन थी, जो उस गैस के साइड इफेक्ट के कारण उसकी आने वाली कई पीढ़ियां अपंग, बहरा, बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार हो गए और आज तक हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल, जैविक, जिसका सबसे रिसेंट उदाहरण है कोरोना। अब इस पे तो अभी भी प्रश्न है कि ये चाइना ने जानबूझकर फैलाया था या गलती से हुआ था। फिर इसके अलावा है प्रदूषण, पॉल्यूशन, जैसे नवंबर दिसंबर में जो हवा का जो बेंचमार्क था पॉल्यूटेड एयर का, तो दिल्ली रीजन में इतना ज्यादा हो गया था कि वो एक डिजास्टर श्रेणी में ही लगभग आ गया था। फिर है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, जिसके कारण इन्वायरमेंटल डैमेज होता है और पर्यावरण के नुकसान के कारण बहुत सारी इन्वायरमेंटल डिजास्टर आता है। जैसे 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में जो पानी का जो सैलाब आया था रात के 12 बजे, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। फिर है दंगा, इसके बारे में आपको पता ही है। फिर आतंकवाद, जो एक कॉमन टॉपिक है डिटेल में, इसमें आसानी से आप लिख सकते हो। हमारा सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि आपदा आए ही नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे आपदा है जिसको रोका नहीं जा सकता, जैसे चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया। तो अगर आपदा आ भी जाए तो हमारा ऐसा वो क्या तरीका है जो हम अपना सकते हैं, जिससे कि आपदा से होने वाला जो नुकसान हो वो कम हो और आपदा के जाने के बाद हम बहुत तेजी से रिकवर कर सके। तो इसी सब को हम कहते हैं आपदा जोखिम प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो आपदा जोखिम प्रबंधन की परिभाषा है कि आपदा जोखिम प्रबंधन आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों और रणनीतियों का
अनुप्रयोग है जिससे नई आपदा जोखिम को रोका जा सके, मौजूदा आपदा जोखिम को कम किया जा सके और अवशिष्ट जोखिम का प्रबंधन किया जा सके, जिससे आपदा क्षति को कम करने और लचीलेपन को मजबूत करने में मदद मिल सके। Disaster risk management is the process of reducing the risk of disasters and managing the consequences of those that do occur. It involves developing strategies and plans to prevent, prepare for, respond to, and recover from disasters. ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट साइकिल है, आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें 4 पार्ट है। पहला है अल्पीकरण मिटिगेशन, फिर प्रिपरेशन तैयारी, तीसरा है रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, चौथा रिकवरी राहत। तो ये जो 2 पार्ट है मिटिगेशन और प्रिपरेशन, ये जो पार्ट है ये हमें आपदा आने से पहले करना रहता है, ये दोनों पार्ट। और आपदा अगर आ गई, कम्युनिटी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या रिस्पॉन्स करना है, वो आ जाता है आपदा के बाद प्रतिक्रिया। और फिर है रिकवरी। आपदा आ गया, बहुत सा डैमेज हो गया, मकान टूट गए, लोग बेघर हो गए, बाढ़ आ गया, तो फिर वहां पर वैसे लोगों को फिर से पुनर्स्थापित करना है। अगर बीमार है तो उन्हें दवाइयां देनी है। ऐसे बहुत से काम है जो किया जाना है। तो इन्हीं सबको एक नाम, एक प्रोसेस का एक नाम है, एक साइकिल का, जिसका नाम है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट साइकिल, आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र। आपदा जोखिम प्रबंधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला बिफोर क्राइसिस, आपदा से पहले, ड्यूरिंग क्राइसिस, आपदा के दौरान, और पोस्ट क्राइसिस, आपदा के बाद। आपदा को मैनेज करने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं। अब हम उन संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत में जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस तरह का है। भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है वो सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन, सबसे लो नीचे है पंचायत और नगर पालिका। पंचायत जिनका हेड मुखिया होता है। तो 2005 में भारत में एक कानून लाया गया जिसका नाम था आपदा प्रबंधन अधिनियम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया, जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। उसी के अंदर स्टेट लेवल पे बनाया गया इस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहले ये समझिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके रोल्स और काम क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो पॉलिसी बनाती है डिजास्टर रिलेटेड, प्लान बनाती है, और जो भी प्लान्स बनते हैं किसी भी डिजास्टर को लेके उसको लागू करती है। लागू करवाने के लिए वो स्टेट की जितनी भी अथॉरिटी है उसको गाइडलाइन देती है, डायरेक्शन देती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयर पर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो चेयर पर्सन है वो है चीफ मिनिस्टर। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर एक रिस्पॉन्स फोर्स बनाया गया जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स।
कहीं भी आपदा आती है तो ये जो फोर्स होती है वो जाती है वहां पर लोगों को बचाने के लिए, सहायता देने के लिए, और जो भी रिलीफ पैकेज होता है, खाना दवा, वो सब पहुंचाती है। इसी तरह से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर जो फोर्स होती है उसका नाम है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका काम भी एनडीआरएफ की तरह ही होता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका काम क्या है? तो ये रिसर्च करती है, स्टडी करती है कि भविष्य में डिजास्टर को कैसे कम किया जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए। फिर ये लोगों को ट्रेनिंग देती है और बहुत सारे जो भी रिसर्च करती है उसको वो पॉलिसी मेकिंग में अपने रिसर्च को देती है, जिससे कि पॉलिसी बनाने में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आसानी हो। इसके अलावा एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऐसी कमेटी है जिसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें सभी मंत्रालयों के सचिव रहते हैं, सेक्रेटरी, सारे मिनिस्ट्री के सचिव मेंबर होते हैं। तो ये बनाया गया ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो सके, ताकि आपदा को आसानी से मैनेज किया जा सके, उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, लोगों को जितनी जल्दी हो आपदा से बाहर निकाला जाए। तो इंटर डिपार्टमेंट, इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। इसी तरह से राज्य सरकार में एसईसी होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके अंदर राज्य सरकार के सभी मंत्रालय के सेक्रेटरी मेंबर्स होते हैं। तो इसका काम भी स्टेट लेवल पे वही है जो एनईसी का नेशनल लेवल पे है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है उसको अगर हम क्विक रिव्यू में देखें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आती है, जो गृह मंत्रालय के अंदर है। फिर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष। ये राहत कोष बनाया गया है ताकि, आप सुनते होंगे कि जहां कभी भी आपदा आती है तो सरकार ने 1,000 करोड़ रिलीज किया, 500 करोड़ रिलीज किया, तो वो सारा जो पैसा है इसी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से रिलीज किया जाता है। फिर एक कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटी। इसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं मेंबर। फिर है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका सबसे सीनियर मोस्ट जो पोस्ट होता है नेशनल लेवल पे वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो हेड होते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ड्रॉट, हेल स्टॉर्म और कोल्ड वेव, ये जो है यहाँ पर इसको आप समझिए। ये जो है, जहां कहीं भी सूखा हो, हेल स्टॉर्म आए, कोल्ड वेव आए, तो वहां पे जो रिलीफ होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देता है। जैसे सूखा आने पर किसानों को कुछ मुआवजा मिलती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देती है। सिमिलरली स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसके हेड है चीफ सेक्रेटरी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो एक क्विक समरी में एजेंसी को आप इतना समझिए कि जो आपदा को डील करने की एजेंसी बनाई गई है वो तीन स्तर का है: एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये तीन तीन स्तर हैं आपदा को डील करने का। ये है आपका एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, देन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब हम लोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है फ्लड, बाढ़। तो आप इस मैप को देख सकते हो, ये है भारत का मैप, और इसमें जो रेड कलर के जो एरिया दिख रहा है,
पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, ये जो भी आप रेड कलर के इमेजेस देख रहे हो, ये वैसे क्षेत्र है भारत के जहां पर हर साल बाढ़ आती है, और इसको फ्लड जोन कहा जाता है। ये लगभग आपका 75 लाख हेक्टेयर लैंड जो है भारत का, वो बाढ़ से प्रभावित है। हर साल लगभग 1600 लोगों की जान जाती है, और करीब 1800 करोड़ का हर साल बाढ़ के कारण नुकसान होता है भारत को। तो फ्लड और बाढ़, इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें, तो बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूमि अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाती है। फ्लडिंग इज एन ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ऑनटू लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। अस्थायी रूप मतलब एक सर्टेन पीरियड में 7 दिन 10 दिन के लिए बहुत अधिक पानी आ जाती है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। तो अगर हम बाढ़ के आने से पहले क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसको पढ़ना चाहें, तो सबसे पहले है कि आपदा आने से पहले हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वही हमने पढ़ा था कि ये एक सर्वोच्च संस्था है जो भारत में पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइन देती है कि कैसे काम करना है। तो वो जो भी गाइडलाइन बनाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको पालन करना। फिर है जोखिम मानचित्रण, मतलब वैसे एरिया जहां पर बाढ़ आने का खतरा बहुत ज्यादा है, जो नदी के नजदीक है या कोस्टल रीजन है, तो उसको मैप कर लेना, वहां पर स्पेशल तैयारी रखना। फिर बाढ़ आने से पहले चेतावनी की व्यवस्था, जैसे मोबाइल पे, टीवी पर, न्यूज में, कि पानी का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ आ सकता है। फिर है जो नदी का तटबंध है, उसको मजबूत करना। तो अगर नदी के पास मान लो बांध बना है, तो उसको बाढ़ वाले सीजन में जब बारिश अधिक हो रही है, बाढ़ आने का खतरा हो, तो उसको बार बार चेक करना कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं बांध टूटने का तो डर नहीं। तो जहां भी इस तरह की कुछ कमजोरी दिखे बांध पर, तो उसको तुरंत रिपेयर करना ताकि बाढ़ ना आए। फिर है अगर हम नदी के आसपास प्लांटेशन करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो वो क्या होता है, पानी के फ्लो को रोकता है, और जो फ्लड से जो बर्बादी हो सकती है उसको कम करता है। फिर है बांध को मजबूत करना, मतलब या तो कंक्रीट लगा दो, पेड़ लगा दो, जहां जैसी जरूरत हो उस हिसाब से डैम को मजबूत करना, कहीं हाइट बढ़ाना हो तो हाइट बढ़ा दो। फिर है कि बाढ़ आने से पहले ही फ्लड शेल्टर, मतलब एक आश्रय का निर्माण करना जो ऊंची स्थान पे हो, ताकि अगर बाढ़ आ जाए तो लोगों को सुरक्षित उस जगह पे ले जाया जा सके। फिर लाइफ जैकेट, जीवन जैकेट का व्यवस्था करना, ताकि अगर बाढ़ आए तो लोग डूबने से बच सके। लाइफ जैकेट किसी को डूबने नहीं देता है। फिर हर वो एरिया जहां बाढ़ आने का खतरा रहता है, वहां पहले से नाव का इंतजाम करके रखना, पंचायत लेवल पे, नगर पालिका लेवल पे, जो लोएस्ट लेवल है वहां पर। फिर पानी का जमा ना हो, का ड्रेनेज ऑफ वाटर, तो व्यवस्था ऐसी हो, नाली या जो भी कुछ हो साफ रखे, जहां पर आसानी से पानी का निकासी हो सके। फिर है कि आपदा अगर आ गई, ये तो अभी जो हमने पढ़ा वो आपदा आने से पहले की व्यवस्था थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब है कि आपदा अगर आ गई तब हमें क्या करना है आपदा के दौरान। तो आपदा के दौरान हमें एक संयुक्त प्रयास करना है, जिसमें जिला प्रशासन, लोकल बॉडी जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका, फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और अगर बहुत स्थिति खराब है तो आर्मी तक का भी इस्तेमाल करना, लोगों को बचाने में, जान माल के नुकसान को कम करने में एक संयुक्त प्रयास किया जाए। फिर है बाढ़ के बाद क्या होता है, पानी जम जाता है, जहाँ पानी जमने के कारण बहुत सारे डिजीज होने का, जब बाढ़ खतरा बढ़ जाता है, तो पहले से ही मेडिसिन की व्यवस्था हो। फिर फसल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में हम
ऐसी नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे फसल को विकसित करे जो पानी में के अंदर भी मरे नहीं, मतलब वाटर रेसिस्टेंट क्रॉप को हम डेवलप करें। और ऐसे जो फ्लड प्रोन जोन है जहाँ पे पानी ज्यादा आता है वैसे वहां पे वैसी फसल को किसानों को उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फिर है, अगर बाढ़ आ गया है तो ड्रोन हेलीकॉप्टर इनका इस्तेमाल करके लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए। फिर भोजन की व्यवस्था की जाए, ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से खाना दिया जाए जो लोग बेघर हो गए हैं या जिनका घर बह गया है, ऐसी स्थिति आ गई है फ्लड में। फिर आपातकालीन इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये तो हमेशा याद रखना है, अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस, इन सब का। फिर एक है मेडिकल इमरजेंसी किट, जिसमें टॉर्च, ड्राई फूड, चाकू, मोमबत्ती, ये सब हमेशा तैयार रखना। ये सब आपदा के दौरान ये सब काम आएगा। फिर है आपदा के बाद की स्थिति, जब फ्लड आ गया, फ्लड का पानी आया, तो पानी कम भी हो गया, तो फ्लड के जाने के बाद क्या होता है कि जमा हुआ पानी से महामारी फैलने का डर रहता है। तो उस महामारी में जो ज्यादातर तुम्हारा खराब पानी पीने के कारण जो बीमारी होती है, वो फैलने का डर ज्यादा होता है। फिर मच्छर के काटने से बीमारी जो होती है, तो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए, वितरण किया जाए लोगों के बीच। फिर पानी जमे नहीं, इसलिए जल निकासी किया जाए। फिर लोगों के लिए साफ पानी, भोजन का व्यवस्था हो, क्योंकि फ्लड चला जाता है उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, लोगों के घर बह गए, अनाज बह गया, तो फिर उनके पानी और भोजन की व्यवस्था ये तुम्हारा सरकार की जिम्मेवारी है। फिर भविष्य में नदी को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसे रिवर जहाँ पे पानी ज्यादा है और ऐसे रिवर जहाँ पानी कम रहता है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उस एरिया में फ्लड आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप तो डिजास्टर के को कम करने के लिए ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, तभी हम कुछ इफेक्टिव ग्राउंड पे चीजें कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी प्राकृतिक आपदा, साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा साइक्लोन या चक्रवात किसको कहते हैं। बहुत ही तेज हवा, इतनी तेज हवा जिससे कि बहुत ही बृहद स्तर पे नुकसान हो, उसी को कहते हैं चक्रवात। तो चक्रवात को अगर आप डिटेल में आपको अगर समझना हो तो आप अलग से चक्रवात के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन आपदा में हमें बस ये समझना है कि चक्रवात को कैसे हम मैनेज करें चक्रवात में। तो आप ये इंडिया के मैप को देख रहे होंगे, इस मैप में रेड कलर जो आप देख रहे हो, ये रेड कलर जो है ये बता रहा है वैसे रीजन जहां पर साइक्लोन्स से जो नुकसान होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये ब्लू कलर जो है ये बता रहा है कि भारत के वैसे क्षेत्र जहां पर साइक्लोन जो है मॉडरेटली प्रोन है, जहाँ पर साइक्लोन जो आती है वो उसकी स्पीड इतनी नहीं होती है या बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है। तो ये आप देख रहे हो ये सारा भारत के कोस्टल रीजन ही है। तो आप जब आंसर लिख रहे हो तो इसमें ध्यान रखना कि आप हो सके तो इस मैप को जरूर बनाओ पेन से ही, वो आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा करेगा और अच्छे मार्क्स आपको दिलवाएगा। तो हम साइक्लोन को भी तीन तरह से पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, आपदा से पहले तो हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी निर्देश है उसको पालन करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना है, पहले से जानकारी दें मोबाइल पे, टीवी पे। लोगों को समुद्र से दूर रहने की पहले से इंफॉर्मेशन देना है। फिर जो समुद्री दीवार है, सी वॉल, उसको मजबूत करें। इसको मजबूत करने के लिए हम लोग कंक्रीट, पत्थर ये सब डाल सकते हैं। फिर जहां तक हो सके पेड़ को लगाया जाए, क्योंकि पेड़ जो होता है हवा की स्पीड को कम करता है। जब हवा की स्पीड कम हो जाएगी तो उससे साइक्लोन से होने वाले जो नुकसान है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस में जो मैंग्रोव प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ ढेर सारे मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं। ये एक स्पेशल ऐसा प्लांट है जो सेलाइन वाटर, नमकीन पानी में ही
पाया जाता है। फिर है कि साइक्लोन शेल्टर को डेवलप करना ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर जोखिम मानचित्रण मतलब हजार्ड मैपिंग मैपिंग करना। अगर भारत का जो कोस्टल रीजन है वो बहुत बड़ा है तो पॉसिबल नहीं कि पूरे के पूरे कोस्टल रीजन को ही सुरक्षित किया जा सके, तो हम लोग वैसे लोकेशन जहाँ पर साइक्लोन से नुकसान होने का खतरा ज्यादा है उसको हम लोग मैप करेंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे और वहां पर हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे सारे सुरक्षा की व्यवस्था को अच्छे से इंतजाम किया जा सके। फिर लोगों को जागरूक करना कि भाई अब साइक्लोन में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, साइक्लोन के समय आपको क्या कैसी सुरक्षा के सारे उपाय को पालन करना है। फिर है कि घर के जितने दरवाजे खिड़की आदि सबको मजबूत रखना क्योंकि साइक्लोन के समय बहुत तेज हवा आती है, तेज हवा से कभी खिड़की टूट गई या कोई शीशा है वो अगर टूट गया उससे नुकसान हो सकता है। और ये नौ फिर है आपातकालीन मोबाइल नंबर, अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस सबका याद रखना। फिर है हर समय आपदा आपातकालीन के यानी डिजास्टर इमरजेंसी किट को रेडी रखना। फिर आपदा के दौरान हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब जब साइक्लोन अपने फुल स्पीड में है, बहुत तेज हवा है, तब तो हम शायद ड्रोन हेलीकॉप्टर को यूज ना कर सके, लेकिन हवा का स्पीड कम हो जाए तो हम उसका यूज करके फंसे हुए लोगों को हम बाहर निकाल सकते हैं, सुरक्षित जगह पे पहुंचा सकते हैं। फिर साइक्लोन शेल्टर का निर्माण करना, चक्रवात आश्रय का। फिर आपदा के बाद फिर से वही संयुक्त प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट लगाना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आर्मी आदि सबका। फिर है महामारी, साइक्लोन जाने के बाद अगर बीमारी फैल रही है उसकी रोकथाम के लिए मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना। फिर है पानी निकासी का व्यवस्था करना। फिर है लास्ट में पुनर्निर्माण। ये बहुत जरूरी है क्योंकि साइक्लोन के जाने के बाद बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, अब उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसी के लिए हमें फिर से सरकार को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो राहत कोष है उससे कोशिश करना है कि रिकंस्ट्रक्शन रिवाइवल हो सके लोगों का। फिर सरकारी अनुदान लोगों को आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाए ताकि वो फिर से एक वापस अच्छी जिंदगी नॉर्मल लाइफ जी सके। अगला प्राकृतिक आपदा है ड्रॉट या सूखा। तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पानी की अत्यधिक कमी होना, इसको ड्रॉट कहते हैं, सूखा कहते हैं। एब्सेंस ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड इन एनी एरिया। आप ये मैप देख सकते हो, ये भारत का मैप है, इसमें आप ये कलर को देखो। ये जो कलर है भारत में, जहां जहां जैसे यहाँ हो गया, यहाँ इन सब रीजन में क्या है, सूखा सबसे अधिक होता है। उसके बाद ये कलर है इस रीजन में, ये सूखा का। फिर है पीला कलर, ये अब सीवियर, ये सीवियर कैटेगरी है, इन सब रीजन में है। फिर है मॉडरेट। तो ये जो कलर है ये बता रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में किस स्तर तक का सूखा पाया जाता है। तो अब सूखा से भी फेस करने का आपदा को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। तो आपदा से पहले पहला लाइन वही है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों को पालन करना। फिर है जोखिम मानचित्रण करना, मतलब किस रीजन में कितना सूखे का प्रभाव पड़ सकता है उसकी जानकारी को इकट्ठा करना। फिर वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जहां पर बारिश कम होती है जनरली वहीं पे सूखा होता है, तो वैसे रीजन में जब भी बारिश हो रही है तो उस पानी को सुरक्षित करना, ग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को रिचार्ज करना। वो वाटर हार्वेस्टिंग वो सारे टेक्निक्स है जहाँ पे पानी को हम लोग सुरक्षित करते हैं आपदा से समय इस्तेमाल करने के लिए। फिर है तालाब का विकास, लोगों को जागरूक करना कि अगर पानी की कमी है तो वहाँ पे किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, हमें कैसे जीना है ताकि हम लोग वहाँ पर ड्रॉट या सूखा को अच्छे से फेस कर सकें। फिर है सॉइल कंजर्वेशन, बहुत सारे फसल है जो
बहुत पानी लेता है, जैसे कि धान है, गन्ने की खेती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर वैसे फसल को बढ़ावा नहीं देना, ताकि वहाँ की जो सॉइल है वो कंजर्व रहे, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। नेक्स्ट है फसल चयन, मतलब जहाँ पे पानी की कमी है वहां पर वैसे ही फसल को बढ़ावा देना जो कम पानी में ही पैदावार हो जाता है, जैसे मोटा अनाज, इन सबको कम पानी चाहिए। फिर है रिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ को लगाना, क्योंकि पेड़ जो होता है वो तो बारिश करवाने में सहायक होती है। दूसरा, पेड़ पेड़ की जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर मॉइस्चर को बनाए रखती है, जिससे कि सूखा को ये प्रभाव को काफी कम करती है या आने नहीं देती है। फिर है अगर खेती हो रही है तो वहां पर वैज्ञानिक सिंचाई करना, मतलब ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। ये क्या होता है कि बहुत ही कम पानी ही में ही सिंचाई हो जाती है। और जहाँ पे जैसे ज्यादा पानी धान वान है वहां पे हम लोग सिंचाई इस तरह से करते हैं, जरूरत जितनी है उससे कई गुना पानी हम लोग खेत में बहा देते हैं। इनसे क्या होता है कि पानी का वेस्टेज होता है। तो जहाँ अधिक पानी है वो तो चल भी जाएगा, लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है, सूखा ग्रसित क्षेत्र, वहां पर हमें वैज्ञानिक सिंचाई, साइंटिफिक इरिगेशन मेथड को अपनाना होगा, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन एग्जाम्पल है। फिर है अगर हर समय लोगों को अपना आपातकालीन, जो भी डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, उसका नंबर याद रखना। फिर हर समय डिजास्टर इमरजेंसी किट जहां तक हो रेडी रखना। अब है कि आपदा आ गई, आपदा के दौरान क्या करना है। तो शेल्टर का निर्माण किया जाए सरकार की तरफ से, जहां पर लोगों को सुरक्षित ड्रॉट या सूखा की स्थिति में रखा जाए। फिर है मानव और मवेशी दोनों के लिए पीने का पानी का प्रबंध करना है। फिर है दवा और डॉक्टर का व्यवस्था, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम लोग बचाव में करेंगे। फिर संयुक्त प्रयास, जिला प्रशासन, लोकल बॉडी, आर्मी, इन सब का बचाव में। और आपदा के बाद हम लोग जलाशय की खोज करें कि कहीं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर पानी मिल सकता है। दूसरा, ड्रॉट रेसिस्टेंट, सूखा रोधी फसल, मतलब ऐसे फसल को बढ़ावा देना जो कम पानी में हो। और लोगों को जागरूक करना, सूखा में किस तरह की हमारी जीवन शैली हो, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना, इसके लिए लोगों को सजग करना, उसको जागरूक करना। अगला, प्राकृतिक आपदा हम लोग अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप को अगर हम परिभाषित करें, भूकंप पृथ्वी के सतह को हिलने को कहते हैं। सडन वाइब्रेशंस एंड शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। ये भारत के इंडिया का सिज्मिक जोन है। सिज्मिक जोन मतलब अर्थक्वेक भारत के किस क्षेत्र में किस इंटेंसिटी से आ सकता है उसको दर्शाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे जो डीप कलर है वो जोन 5 है। तो जोन 5 के जो रीजन है ये हो गए असम, नागालैंड, मेघालय। उत्तरी बिहार के ये रीजन हो गए सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ये जो डीप कलर है, यहाँ आप गुजरात में देखो तो ये जोन 5 है। उससे हल्का कलर ये देखो, ये जो कलर है ये जोन 4 है, यानी कि जोन 5 से थोड़ी कम इंटेंसिटी में यहाँ पर भूकंप आएगा। यहाँ देखो जोन 4 है। फिर ये देखो जोन 3 है, जोन 3 उससे भी कम, फिर जोन 2 है। ठीक है। तो ये जो जोन है, जोन के हिसाब से हमारी प्लानिंग डिसाइड करती है कि जिस क्षेत्र में जैसा भूकंप आने के चांसेस है, उस हिसाब से हम लोग की जो पॉलिसी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो काम करेगा। क्षेत्र जिस जोन में आता है उस हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस है जिसको पालन करना है। तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो गाइडलाइन है उसको पालन करना है। और ये जो गाइडलाइन है जोन वाइज बनाया गया है। फिर है भूकंप जोन का मानचित्रण। तो ये तो हमने अभी देखा ही, और जोन 5 सबसे अधिक खतरा है। फिर एक होता है राष्ट्रीय भवन संहिता कोड, भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड। इसको लागू करना बहुत जरूरी है सख्ती से। इस कोड में डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं कि अगर कोई जोन 5 है तो वहां पर बिल्डिंग कैसा हो,
मतलब बिल्डिंग को ऐसा बनाया जाना है कि अर्थक्वेक को वो बर्दाश्त कर सके, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाना है। तो इसी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड, राष्ट्रीय भवन संहिता बनाया गया है। तो अर्थक्वेक जोन के हिसाब से उसको करना है। फिर है कमजोर भवन या आवास को पहचानना है, और अगर कमजोर है तो बहुत कमजोर है तो उसको तोड़ दिया जाना है, या फिर उसको रिपेयर करना है तो रिपेयर किया जा सकता है। फिर है आपदा से पहले में भूकंप चेतावनी प्रणाली, अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम, इसको बनाए रखना है, डेवलप करना है। भूकंप से सुरक्षित रहने के लिए ये 7 इंपॉर्टेंट कदम है, इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप घर के अंदर है, भूकंप आ गया तो फर्श पर बैठ जाए, या फिर किसी मजबूत टेबल फर्नीचर के नीचे छिप जाए, ताकि अगर कुछ सामान गिरता भी है, टूटता भी है, तो आप टेबल फर्नीचर वो आपको बचा ले। फिर अगर आप बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें और तकिए से सिर को ढक लें। आप बाहर हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर रहें, खाली जगह जो वहां पे चले जाए। कार में है तो गाड़ी को किनारे में लगाए, गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है। कार में है तो जमीन हिल रही है, भूकंप आया है तो ड्राइव नहीं करना है। फिर अगर आप मलबे के नीचे दब गए तो दीवार पाइप जो भी मिले उसको थपथपाए, ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो की आवाज को पहचान ले। तो और फिर और अगर आप चिल्ला सके हो मलबे के नीचे तो जोर जोर से आवाजें लगानी चाहिए, ताकि रेस्क्यू टीम आपकी आवाज को सुन सके। फिर इसके अलावा है कि जो भी खराब बिजली की तार है, सीलिंग पंखा मान लो, या भारी भारी चीजें, सबको सुरक्षित जगह पे रखना है। शीशे का सामान है, फिर ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, पता चला भूकंप आया, ऐसा कुछ वो सामान ज्वलनशील पदार्थ गिर गया, आग लग गया, तो भूकंप तो है ही और साथ में आग का भी डिजास्टर झेलना पड़ गया। फिर है आपातकालीन नंबर, ये सबको याद रखना चाहिए। और एक लास्ट ये जो कॉमन है, डिजास्टर इमरजेंसी किट, जिसमें टॉर्च, ड्राई फ्रूट, पीने का पानी, चाकू, मोमबत्ती, माचिस, दवाइयाँ, रस्सी, जहां तक हो, ये डिजास्टर इमरजेंसी किट रेडी रखना है। अब इसमें अर्थक्वेक में आपदा के दौरान तो कुछ ऐसा स्कोप रहता नहीं है करने का, क्योंकि कुछ मिनट्स या सेकंड्स में ही टाइम के लिए अर्थक्वेक आता है। आपदा के बाद फिर से वही हमारा संयुक्त प्रयास चलना चाहिए, लोकल बॉडी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आर्मी आदि के का सहयोग से बचाव में। फिर है जब तक भूकंप के झटके आ रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पे बने रहना है। और एक बार जैसे भूकंप आ गया तो ऑब्वियस है डिवास्टेशन, जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, काफी डिवास्टेशन हो गया, घर गिर गया, ये सब। तो अगर इस तरह की बर्बादी हुई है तो फिर हमें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो ऑब्वियस है रिकंस्ट्रक्शन के लिए बिना सरकार की मदद से नहीं हो सकता है। तो अर्थक्वेक भारत के लिए एक एक डिजास्टर है। इन्हीं सब बातों से हम इसके डिजास्टर के जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। अगला प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूस्खलन को अगर हम परिभाषित करें तो भूस्खलन वो है कि एक एक भूवैज्ञानिक घटना जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टान, मिट्टी या मलबे के एक बड़े हिस्से का अचानक और तेजी से ढलान पर नीचे की ओर खिसकना शामिल होता है। इसमें वृहद स्तर पर पत्थरों का खिसकना, मिट्टी और हिम नदों का बहाव तथा पहाड़ियों का टूटना आदि को सम्मिलित किया जाता है। Landslide involves the movement of large amounts of earth, rock, sand or mud or any combination of these। ये आपका लैंडस्लाइड का एक मैप है, जिसमें आप ये कलर वाइज देख सकते हो। जो रेड कलर है, ये देखो, ये जो रीजन है, ये सारा हिमालय रीजन, जहाँ पे आप वेरी हाई है, फिर है हाई, मीडियम, लो। तो आप कलर वाइज ये देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड का चांसेस, खतरा बहुत ज्यादा है। ये जो सिक्किम रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, ये थोड़ा कम है इस तरह। तो अब भूस्खलन में आपदा से पहले हम लोग क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तो आपदा आने से पहले सबसे पहले तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी निर्देश है उसको पालन किया जाए। फिर भूस्खलन चेतावनी प्रणाली विकसित किया जाए, लोगों को चेतावनी दिया जाए, चाहे वो मोबाइल पर हो, टीवी पे हो, लाउड स्पीकर हो, जैसे भी हो। फिर जोखिम मानचित्रण, मैप को जहां पर इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड का खतरा जितना ज्यादा है
उसकी कंप्लीट जानकारी प्रशासन के पास हो, लोगों के पास हो, उसको हजार्ड मैपिंग कहेंगे। फिर आपातकालीन मोबाइल नंबर को याद रखना। फिर डिजास्टर इमरजेंसी किट को हमेशा रेडी रखना। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लैंडस्लाइड रोकने के लिए ढलान पर पेड़ों को लगाया जाना, प्लांटेशन एलोंग माउंटेशन स्लोप। तो पहाड़ पे वृक्षारोपण के से क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ों की जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो मिट्टी को पकड़ते हैं, और इसके कारण से लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ही घट जाते हैं। तो ऋषिकेश का जमीन धंसना भी, आप 2-3 साल पहले न्यूज में काफी था कि ऋषिकेश में जमीन धंस रहा है, तो एक बहुत बड़ा रीजन था, वहां लैंडस्लाइड के कारण जमीन धंस रही थी। फिर है रेगुलेटेड टूरिज्म। तो आप हिमालय क्षेत्र में, चाहे वो ऋषिकेश हो और चाहे दार्जिलिंग हो, कहीं भी हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज के समय में जो टूरिज्म है हिमालय क्षेत्र में बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। तो हिमालय के जो कोपिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा टूरिज्म हो गया है। फिर है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में नियंत्रित विकास। अब क्या हो रहा है कि जैसे अब गंगा है हिमालय रीजन का, अब गंगा किनारे बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, जो इको सेंसिटिव जोन है वहां भी डेवलपमेंट इतना अधिक हो जा रहा है जो उसके सहने की जो क्षमता है उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखो 2013 का जो केदारनाथ का जो जो बाढ़ आया था, जो हजारों लोग उसमें मारे गए, उसमें बहुत बड़ा रीजन यही है, इको सेंसिटिव जोन में अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट होना। तो बहुत जरूरी है सरकार को, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, ये सब चीज को कंसीडर करे कि वहां पे रेगुलेशन हो, डेवलपमेंट नियंत्रित हो। आपदा के बाद हम लोग कॉमन है संयुक्त प्रयास, जिला प्रशासन, लोकल बॉडी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ, आर्मी, सबका बचाव में किया जाना। फिर आधुनिक मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज करना मलबा हटाने में। इसका ये मशीन और खासकर भूकंप में, लैंडस्लाइड में इसके इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है कि आपके पास लेटेस्ट मशीनरी है या नहीं है। फिर है शेल्टर का निर्माण करना। अगर लोग विस्थापित हो गए, घर उनका खत्म हो गया, तो उनके लिए शेल्टर का निर्माण करना। और एक लास्ट स्लाइड है, ये है आपका की कॉमन वर्ड्स। मुख्य समान शब्द या की कॉमन वर्ड्स ऐसे शब्द जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो किसी भी तरह के डिजास्टर के क्वेश्चंस अगर होंगे उसमें यूज हो जाएंगे। जैसे पहला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों का, गाइडलाइन का पालन करना। फिर है वार्निंग सिस्टम, सभी डिजास्टर में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। फिर शेल्टर का निर्माण, जब डिजास्टर आया तो लोगों को के लिए कोई सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना। प्लांटेशन, वृक्षारोपण, ये भी लगभग कॉमन है। फिर आधुनिक तकनीकी हेलीकॉप्टर। फिर यहाँ पर है संयुक्त प्रयास, तो इसमें आपका एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। फिर है आपदा आपातकालीन किट, डिजास्टर इमरजेंसी किट, ये भी कॉमन है। फिर आपातकालीन मोबाइल नंबर, ये याद रखना, ये भी कॉमन है। फिर महामारी डिजीज मेडिसिन, राहत पैकेज, और जोखिम मानचित्रण, यानी इस एरिया में कितना अधिक डेंजर है। ये कॉमन वर्ड्स है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। और जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर इस तरह के जो कॉमन की वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होगा, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए बहुत आसानी होगा की वर्ड्स को खोजना, तो अंडरलाइन करना जरूरी रहता है।